चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी के अभी आपने जो शर्ट पहन रखी है उसको देखिए, आपने जो ट्राउजर्स पहन रखे हैं उनको देखिए, शूज, हाथ में घड़ी या पास में रखा हुआ फोन उसको देखिए। 99% चांसेस हैं कि वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है ही नहीं। एटलीस्ट मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा विदेशी हूं। अब हालात इतने खराब हैं कि दिवाली के टाइम पर दिल्ली मार्केट में जिन डब्बों में घर सजाने वाली लाइट्स मिलती हैं उन डब्बों पर मेड इन इंडिया लिखा रहता है, वो टैग तक चाइना से छपके आता है। पैकेजिंग पे लिखा हुआ मेड इन इंडिया, हाँ। बस तो पैकेजिंग इंडिया में बन रही है। नहीं वहीं से लिखवा के लेके आते हैं अच्छा। मेड इन इंडिया। और हम सीना ठोक कर बोलते हैं अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन सच बात तो ये है कि हर रोज सवेरे उठकर हम कोलगेट से ब्रश करते हैं, ऑफिस जाने के लिए उबर लेते हैं, वहां पहुंचकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या एप्पल के फैंसी लैपटॉप्स पर काम करते हैं और शाम को इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। और हाँ, कभी कभी 2-4 लोगों से ट्विटर पे 2-2 हाथ भी कर लेते हैं। हमारा पूरा दिन वेस्ट के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को यूज करते करते ही निकल जाता है। लेकिन सवाल ये कि वेयर इज द इंडियन गूगल, वेयर इज द इंडियन नाइकी, वेयर इज द इंडियन लेवाइस? ऐसा क्यों है कि जो देश चंद्रयान जैसे हाईली केपेबल एंड टेक्निकली कॉम्प्लेक्स रोवर्स को चांद के साउथ पोल पर भेज सकता है, वो आज भी 90% बच्चों के खिलौने या रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को चाइना से इंपोर्ट कर रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। तो आज हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट पैरालिसिस की जिसने इंडिया को दुनिया की फैक्ट्री नहीं, दुनिया का बैक ऑफिस बना के रख दिया है। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। इकोनॉमिस्ट का एक आयरन लॉ है जिसके हिसाब से देश पहले खेती करता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री सेटअप करता है और जब पैसा आ जाता है तो एसी में बैठकर सर्विसेज देता है। यूके ने किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर, यूएस ने किया अर्ली 20th सेंचुरी में, जापान ने किया पोस्ट वॉर एरा में यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड वेरी रिसेंटली ये करतब चाइना ने भी कर दिखाया। लेकिन इंडिया एग्रीकल्चरल लेड इकोनॉमी से सीधा सर्विस लेड इकोनॉमी में घुस गया और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज को कंप्लीटली बाईपास कर दिया। हिस्टोरिकली मैन्युफैक्चरिंग स्टेज हर देश के लिए एक ऐसे इंजन की तरह साबित हुआ जिसने कि आम आदमी को गरीबी से बाहर खींचा, लेकिन इंडिया ने वो इंजन कभी स्टार्ट ही नहीं किया। आजादी के बाद फ्रॉम 1950 अंटिल 1991 इंडिया लाइसेंस राज में ऑपरेट करता था, जो कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जहां मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस को एक्वायर करने के लिए किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर को कम से कम 80 गवर्नमेंट एजेंसीज को किसी ना किसी तरीके से खुश करना पड़ता था। और अगर लाइसेंस मिल भी जाता था तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता था कंप्लीट प्रोडक्शन लाइफ साइकिल पर, यानी कि माल कितना बनेगा और कितने में बिकेगा वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लाइसेंस राज जो कि इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, वो बहुत ही जल्दी करप्शन की जकड़ में आ चुका था पूरी तरह से। किसी भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डालने के लिए पता नहीं कितने सरकारी बाबुओं को खुश करना पड़ता था और इसी करप्शन के चलते इंडिया ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से मिस कर दी। फिर आता है ईयर 1991। पीएम नरसिम्हा राव और उस वक्त के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। इस पॉलिसी ने 2 काम किए। पहला, एक तो सरकारी दखलंदाजी को कम कर दिया और दूसरा, हमारे देश के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। लेकिन सवाल फिर भी था कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्यों नहीं मजबूत किया? और उसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक ऐसी गले की हड्डी है जिससे हम मोरलेस आज तक जूझ रहे हैं। बैक इन द 90s हमारे पास एक्सप्रेस वेज नहीं हुआ करते थे, जैसे कि आज हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। बट बैक देन नथिंग एंड आवर पोर्ट्स वर एक्सट्रीमली स्लो। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। यह है ईयर 1995 और आप एक इंडिया में जीन्स मैन्युफैक्चरर हैं जिसको यूएस से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। अब आपके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम शुरू होती है आपकी सड़क से। सड़कें खराब हैं। आपकी फैक्ट्री से निकलकर आपका कंसाइनमेंट मुंबई पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 4 दिन लगा देता है। और दूसरा प्रॉब्लम है पोर्ट इटसेल्फ। आपका शिप रेडी नहीं है, पेपर वर्क स्लो है, क्रेन्स टूटे हुए हैं और वहां भी सरकारी बाबू बैठे हुए हैं आपकी जेब हल्की करने के लिए। और आपका कंसाइनमेंट पोर्ट पर ही 8 दिन तक अटका रहता है। सड़कों में गड्ढे, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिलेस, ये सब उसी करप्शन का नतीजा है। एंड डिड आई मेंशन इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बैक इन द 90s? नहीं ये तो था थोड़ा हिस्टोरिक ज्ञान। अब हम बात करते हैं आज की। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इंडिया के फैक्ट्रीज आर लाइक पीटर पैन, दे जस्ट रिफ्यूज टू ग्रो अप। उसको इंडस्ट्रियल डॉर्फिज्म बोलते हैं। डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन। इंडिया में हजारों कंपनीज हैं बट वो कभी स्केल अप नहीं हो पाते क्योंकि इंडिया में बड़ा होना गुना जैसा लगता है। हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ये कहता था कि अगर आपकी फैक्ट्रीज में 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं और आपको फैक्ट्री बंद करनी है या फिर वर्कर्स को ले ऑफ करना है फॉर एनी व्हाटसोएवर रीजन, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडियन बिजनेसमैन ने सोचा कि चलो बड़े होते ही नहीं, एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की बजाय वो 10 छोटी फैक्ट्रीज लगा देते थे जिससे कि 100 वर्कर्स की लिमिट के नीचे रहे। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने नए लेबर कोड्स के थ्रू वो लिमिट इंक्रीज करके 300 एम्प्लॉयज की कर दी जिससे कि कंपनीज ग्रो कर सकें।
लेकिन वो पुराना डॉफिज्म का माइंडसेट आज भी डीपली इनग्रेन्ड है। और दूसरा मेजर रीजन है कंप्लायंस ओवरलोड। रिपोर्ट्स कहती है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पूरे साल में करीब 1450 कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ फूड फॉर थॉट, 1450 compliances and ease of doing business cannot coexist with each other। अब आप सोचेंगे कि कंपनी छोटी है तो क्या हुआ, काम तो कर रही है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब कंपनी छोटी होती है उसके पास कैपिटल की कमी होती है, यानी पैसे की कमी होती है। और जब जेब खाली होती है तो रिस्क लेने की कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है। और उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेफिसिट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मांगता है फेलियर कैपिटल, ऐसा पैसा जो आग लगने के लिए तैयार हो। आप 9 बार फेल होगे तब 10वीं बार जाके कुछ नया इन्वेंट कर पाओगे। बड़ी ग्लोबल कंपनीज अपने रेवेन्यू का 10 से 15% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लगाती हैं। इंडियन कंपनीज 1% से भी कम, क्योंकि जब कंपनी छोटी है तो उसके पास R&D के लिए एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा। हमने R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हटा के रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट कर दिया है। हमने सोचा हम क्यों दिमाग लगाएं, जो वेस्ट में ऑलरेडी बन चुका है उसी को उठा के कॉपी पेस्ट मार देते हैं। Here's a fun fact for you. India spends only 0.64% of its GDP on research and development, while China spends more than 2.4%. चाइना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 77% फंडिंग प्राइवेट कंपनी से उठाता है और इंडिया में ये नंबर खाली 36% है। मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज टेक्नोलॉजी को बनाने की बजाय खरीदना प्रेफर करती है। जब आपके देश में बिग मैन्युफैक्चरिंग और R&D का इकोसिस्टम ही नहीं होता तो उसका असर डिफेंस में दिखने लगता है। अब तेजस फाइटर जेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सोचने वाली बात है कि उसका इंजन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बजाय यूएस बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिकल से ही क्यों बन के आता है। अब फाइटर जेट्स का इंजन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक अकेला इंसान अपने गैरेज में बना सके। उसको बनाने के लिए लगता है पूरा इकोसिस्टम, जैसे कि हाई ग्रेड स्टील, एडवांस मेटलर्जी या प्रिसिशन इंजीनियरिंग जैसी चीजें। सच तो ये है कि 30 साल तक हमारे पास सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जिससे कि हमारे एयरक्राफ्ट इंजन की गर्मी को झेल सके, और ये टेक्नोलॉजी हमने 2021 में डेवलप करी। इसीलिए कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भी फेल हुआ। ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेस भी हो जाता तो हम इंजन को टेस्ट कहां करते, बिकॉज हमारे पास हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटीज भी नहीं है आज तक। हमें अपने इंजन रशिया भेजने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए। तो सोचिए अगर हमारे पास ये फैसिलिटी होती तो हम समय और पैसा तो बचाते ही, साथ में हमें ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। ये साइंस का फेलियर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का फेलियर है, जो कि लाइसेंस राज और बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कभी पैदा ही नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं उस वायरस की। ये क्या है? अरे वो वाला वायरस नहीं भाई, वो शब्द जिस पर हम सबको फक्र है, जुगाड़। जुगाड़ आसान भाषा में मतलब चलता है। जुगाड़ को हमने इनोवेशन मान लिया है, लेकिन वो इनोवेशन नहीं, वो मजबूरी है। जब आप फाइटर जेट्स बना रहे हो या एक ग्लोबल ब्रांड को एस्टैब्लिश कर रहे हो तो चलता है नहीं, जीरो डिफेक्ट मेंटालिटी चाहिए होती है। एग्जाम्पल चाहिए, माइक्रोमैक्स याद है? एक टाइम पर सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड को डायरेक्ट कंपटीशन दिया करता था, पर अब कहां गए? गायब हो गए। वो इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। वो माल मंगाते थे चाइना से, इंडिया में असेंबल करते थे और अपना ठप्पा लगा के आपको बेच देते थे। पर जैसे ही 4G आया और चाइनीज ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट में डायरेक्ट एंट्री ली, माइक्रोमैक्स का सफाया हो गया। ऑन द अदर हैंड रॉयल एनफील्ड, उन्होंने सस्ता बेचने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने कल्चर बेचा, उन्होंने हेरिटेज बेचा, उन्होंने जुगाड़ नहीं किया, उन्होंने ब्रांड बनाया। एंड दैट इज व्हाई रॉयल एनफील्ड आज लंदन की सड़कों पर भी चलती है। लेकिन ब्रांड्स बनाने के लिए इंजीनियरिंग ही नहीं, डिजाइन थिंकिंग भी चाहिए होती है, और इंडिया में डिजाइन इज ट्रीटेड लाइक अ स्टेप चाइल्ड। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है फंक्शनैलिटी पे कि चलेगा कैसे, लेकिन प्रोडक्ट वर्ल्ड का फोकस होता है यूजर्स पर कि उनको क्या चाहिए। फोकस होता है यूजर के पेन पॉइंट्स पर। जब तक हमारे कॉलेजेस में रोट लर्निंग चलेगी और हम क्रिटिकल थिंकिंग पे काम नहीं करेंगे, हम कोडर्स भले ही बन जाएंगे अपनी CS की पेपर डिग्रीज के साथ, लेकिन कभी भी बेहतरीन क्रिएटर्स नहीं बन पाएंगे। एंड राइटिंग इज ऑन द वॉल, ये सर्विस इकोनॉमी की पार्टी बस खत्म ही होने वाली है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ AI। जो कोड अभी तक इंजीनियर्स लिख रहे थे वो अब AI लिख रहा है, एंड ऑल द कॉल सेंटर्स आर गेटिंग ऑटोमेटेड। सो इज इट ऑल होपलेस? नहीं, पिछले कुछ सालों में चीजें धीरे धीरे बदली हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है जो कि ऑपरेशनल है एंड और भी एक्सटेंड हो रहा है। पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम 8 दिन से घट के 2 दिन का हो गया है। कंप्लायंस लॉस और भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं। हमारा माइंडसेट सर्विस से हटकर प्रोडक्ट की तरफ धीमे धीमे जा रहा है। हमने अपना UPI सिस्टम खड़ा कर दिया और हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरे देश इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। टाटा अब डिफेंस एयरक्राफ्ट बना रहा है, लेकिन लेसन एकदम सिंपल है, देश जुगाड़ से नहीं सिस्टम से चलता है। हमने सॉफ्टवेयर में तो दुनिया जीत ली क्योंकि वहां पे सड़कों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग में हमको जीत हासिल करनी है तो अपनी सड़कें, लॉस और नियत तीनों को साफ रखना पड़ेगा। सोचने वाली बात है।